इस बुक का पहला हिस्सा, शांति और खुशी पाने के 7 तरीके। फर्स्ट, स्वयं को पाएं और स्वयं जैसा बने। याद रहे, इस धरती पर आप जैसा कोई भी नहीं है। मेरे पास नॉर्थ कैरोलिना माउंट एयरी की मिसेस एडिथ अल्रेड का पत्र है। बचपन में मैं बहुत ही संवेदनशील और शर्मीली थी। वो पत्र में लिखती हैं, मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा था और अपने गालों के कारण मैं और भी मोटी दिखती थी। मेरी माँ पुराने ज़माने की थी, जिनका मानना था कि कपड़ों को सुंदर बनाना मूर्खता है। वो अक्सर कहा करती थी, पहनने के लिए चौड़ा ठीक, फटने के लिए चुस्त अच्छा, और वो मुझे उसी हिसाब से कपड़े पहनाती थी। मैं कभी पार्टियों में नहीं जाती थी, मैंने कभी मज़े नहीं किए थे, और जब मैं स्कूल गई तो मैंने कभी एथलेटिक्स या किसी बाहरी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। मुझे लगता था मैं बाकी लोगों से अलग हूँ और पसंद आने लायक नहीं हूँ। जब मैं बड़ी हुई, मेरी शादी अपनी उम्र से काफ़ी बड़े इंसान से हुई, पर मैं नहीं बदली। मेरे ससुराल वाले एक संतुलित और आत्मविश्वासी परिवार से थे। उनमें वो सब कुछ था जो मुझ में होना चाहिए था, पर नहीं था। मैंने उनके जैसा बनने की कोशिश की, पर नहीं बन पाई। उन्होंने मुझे जितना ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश की, मैं उतना ही अपने अंदर घुसती चली गई। मैं नर्वस और जल्दी परेशान होने वाली बन गई। मैं दोस्तों से दूर रहती थी। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं डोरवेल से भी घबराती थी। मैं असफल थी, मैं जानती थी, और मुझे लगता था कि ये बात मेरे पति भी जान जाएंगे। इसलिए जब भी हम पब्लिक में होते थे, मैं खुश दिखने के लिए कोशिश करती थी और अत्यधिक अभिनय कर बैठती थी, और उसके बाद कई दिनों तक काफ़ी दुखी रहती थी। अंत में मैं इतना दुखी हो गई कि मुझे अपने जीने में कोई मतलब नहीं दिखता था। मैं आत्महत्या के बारे में सोचने लगी। ऐसा क्या हुआ जिसने इस दुखी स्त्री की ज़िंदगी बदल दी? वो एक छोटा सा वाक्य था। एक छोटे से वाक्य मिसेस अल्रेड ने बताया, ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी सास बता रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, और उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा स्वयं जैसा बनने पर जोर दिया, उन्हें स्वयं जैसा बनने पर। इस वाक्य ने कमाल कर दिखाया। पल भर में मैंने महसूस किया कि अपने प्रतिकूल एक पैटर्न में खुद को ढालने की कोशिश करने के कारण मैंने अपनी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी की थीं। मैं रात भर में बदल गई। मैंने अपने जैसा बनने की शुरुआत कर दी। मैंने अपने व्यक्तित्व को पढ़ना शुरू किया, यह जानने की कोशिश शुरू कर दी कि मैं क्या हूँ। मैंने अपनी मजबूरियों का अध्ययन किया। मैंने रंग और स्टाइल के बारे में जहाँ तक हो सके अध्ययन किया, और इस तरह के कपड़े पहने जिसमें अपने जैसा महसूस करती थी। मैंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। मैंने एक संस्था में प्रवेश लिया, शुरुआत में एक छोटी संस्था में, और जब उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में डाला, मैं डर से कांप रही थी, लेकिन मैं जब भी बोली, मेरा साहस बढ़ता गया। इसमें काफ़ी समय लगा, पर आज मैं अपनी आशाओं से भी ज़्यादा खुश हूँ। अपने बच्चों को पालते समय मैंने उन्हें हमेशा वो पाठ सिखाया जो मैंने अपने कड़वे अनुभवों से सीखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जैसा बने रहो। अपने जैसा बनने से कतराने की इच्छा इतिहास जितनी पुरानी है। डॉक्टर जेम्स गार्डन गिलके कहते हैं, और मानव जीवन की तरह सामान्य है। अपने जैसा बनने से कतराने की इच्छा ही कई मानसिक बीमारियों और ग्रंथियों के पीछे की वजह है। एंजेलो पटरी ने बच्चों के प्रशिक्षण पर 13 किताब और हजारों सिंडिकेटेड अखबारों में लेख लिखे हैं, और वो कहते हैं, उस इंसान जैसा कोई दुखी नहीं है जो दूसरों जैसा बनना चाहता है।
या कुछ ऐसा बनना चाहता है जो उसके शरीर और दिमाग में नहीं है। जो आप नहीं है वैसा बनने की चाह हॉलीवुड में काफ़ी सामान्य है। सैम वुड हॉलीवुड के एक सबसे जाने माने डायरेक्टर ने कहा था कि नए अभिनेताओं के साथ सबसे बड़ा सिरदर्द यही समस्या है, उन्हें अपने जैसा बनाना। वे सभी दर्जे का लाना टर्नर और तीसरे दर्जे का क्लार्क गेबल बनना चाहते हैं। जनता ने वो स्वाद चख लिया है। सैम वुड उन्हें बताते रहते हैं, अब वो कुछ और चाहती हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स और फॉर हुम द बेल टॉल्स जैसी फिल्मों को निर्देशित करने से पहले सैम वुड ने रियल एस्टेट बिजनेसों में सालों बिताए थे, जहां वो सेल्स पर्सनैलिटी का विकास करते थे। उन्होंने कहा था कि चलचित्रों की दुनिया में वही सिद्धांत काम करते हैं जो बिजनेस की दुनिया में करते हैं। आप लंगूरों की तरह नकल करके कहीं नहीं पहुंच सकते। आप तोता नहीं बन सकते। अनुभव ने मुझे सिखाया है, सैम वुड का कहना है, कि जितनी जल्दी आप जो नहीं हैं वो बनना छोड़ दें तो उतना ही अच्छा है। एक बड़ी ऑयल कंपनी के एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर पॉल बाइंटन से मैंने पूछा कि लोग नौकरी के लिए आवेदन करते समय सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए। उन्होंने 7,000 से भी ज़्यादा नौकरी खोजने वालों का इंटरव्यू लिया है और उन्होंने नौकरी पाने के 6 तरीके नाम की किताब भी लिखी है। उन्होंने जवाब दिया, नौकरी के लिए आवेदन करते समय सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो अपने जैसा नहीं रहते हैं। पूरी तरह से स्पष्ट होने के बजाय अक्सर वह जवाब देते हैं जो उन्हें लगता है कि आप सुनना चाहते हैं, पर यह काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी इंसान नकली इंसान नहीं चाहता। कोई भी नकली सिक्का पसंद नहीं करता। एक स्ट्रीट कार कंडक्टर की बेटी को यह बात कठिन तरीके से सीखनी पड़ी। वो गायिका बनना चाहती थी, पर उसका चेहरा अच्छा नहीं था। जब उसने पहली बार पब्लिक में गाया, एक न्यू जर्सी नाइट क्लब में, उसने अपने दांतों को छुपाने के लिए अपनी ऊपरी होठों से ढक लिया। उसने ग्लैमरस दिखने की कोशिश की। नतीजा क्या निकला? उसने खुद को मजाक बना लिया। वो असफलता की ओर बढ़ी चली गई। लेकिन उस नाइट क्लब में एक इंसान था जिसने उस लड़की को सुना और उसे लगा कि उसमें कुछ प्रतिभा है। यहाँ देखो, उसने सीधे शब्दों में कहा, मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखता आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम क्या छुपाना चाह रही हो। तुम्हें अपने दांतों पर शर्मिंदगी है। लड़की शर्मा गई, पर वो आदमी बोलता रहा, इससे क्या हुआ? क्या टेढ़े दांतों का होना कोई अपराध है? उन्हें छुपाने की कोशिश मत करो। अपना मुंह खोलो और दर्शक तुम्हें पसंद करेंगे जब वो देखेंगे कि तुम शर्मिंदा नहीं हो। साथ ही उसने चालाकी से कहा, जिन दांतों को छुपाने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। काश डेली ने यह सलाह मानी और अपने दांतों के बारे में भूल गई। उस समय के बाद उसने सिर्फ अपने दर्शकों के बारे में सोचा। उसने अपना मुंह पूरी तरह खोला और इतने उत्साह और खुशी से गाई कि वो मूवी और रेडियो में टॉप स्टार बन गई। दूसरे कॉमेडियों ने उसकी नकल उतारने की कोशिश की। जब प्रसिद्ध विलियम जेम्स यह बता रहे थे कि एक औसत इंसान अपनी मानसिक क्षमताओं का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, तब वह उन लोगों के बारे में बोल रहे थे जिन्होंने खुद को कभी नहीं पाया जो हमें होना चाहिए। उसकी तुलना में उन्होंने लिखा, हम सिर्फ आधे जागे हुए हैं। हम अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों का एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा विस्तार से कहें तो लोग अपनी सीमाओं के भीतर ही रहते हैं। उनके पास कई शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल करने में वह असफल रहते हैं। आप में और मुझ में ऐसी क्षमताएं हैं, इसलिए अपना एक भी पल दूसरों के जैसा बनने में बर्बाद ना करें। आप इस दुनिया में कुछ नया लेकर आए हैं। समय की शुरुआत से लेकर अब तक आपके जैसा ना कोई हुआ है और ना आने वाले समय में आपके जैसा कभी कोई होगा। आनुवंशिकता का विज्ञान बताता है, आप जो भी हैं वो अपने पिता के 23 क्रोमोजोम और अपनी माँ के 23 क्रोमोजोम के मिलाप से बने हैं।
ये 46 क्रोमोसोम आपके बारे में हर चीज़ तय करते हैं। अमरम सेनफील्ड कहते हैं, हर क्रोमोसोम में 1 से लेके सैकड़ों जीन होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। सच में हम भय और आश्चर्य से बने हुए हैं। आपके माता पिता के मिलने और सहवास करने के बाद भी 3 लाख अरब में केवल एक मौका था कि आपके जैसा इंसान पैदा हो। दूसरे शब्दों में, अगर आपके 3 लाख अरब भाई और बहन होते तो वो आपसे अलग होते। क्या यह अनुमान है? नहीं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। अगर इस बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो अमरम सेनफील्ड की किताब यू एंड हेरिडिटी पढ़ें। मैं अपने जैसा बनने के विषय पर विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं गहराई से महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कड़वे और महंगे अनुभवों से जानता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। जब मैं मिसूरी के खेतों से न्यूयॉर्क पहली बार आया, मैंने अमेरिकी एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया। मैं एक अभिनेता बनना चाहता था। मुझे लगा यह आइडिया बहुत अच्छा है, सफलता का शॉर्टकट है। इतना सरल और फुल प्रूफ है कि मैं समझ नहीं पाया कि हजारों महत्वाकांक्षी लोगों ने इसे क्यों नहीं खोजा। वो यह था, मैं इस बात का अध्ययन करूंगा कि उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता जॉन ड्रेव, वाल्टन हैम्पडेन एंड ओटिस स्किनर ने अपना प्रभाव कैसे पाया। तब मैं उसके सबसे अच्छे बिंदुओं की नकल करूंगा और अपने आप को उनका बेहतरीन संकलन बना लूंगा। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी, कितना अजीब था ये। सालों तक दूसरों की नकल करने में समय बर्बाद करने वाले मेरी मोटी मिसूड़ी खोपड़ी में ये बात घुसी कि मुझे अपने जैसा बनना था और मैं कभी दूसरों जैसा नहीं बन सकता था। यह थकान भरा अनुभव मुझे एक स्थायी पाठ सिखा सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था। कई सालों बाद मैं एक ऐसी किताब लिखने चला जो मेरे हिसाब से बिजनेस के लोगों के लिए पब्लिक स्पीकिंग पर सबसे अच्छी किताब होगी। किताब लिखने के मामले में मेरा वही बेवकूफ़ी भरा आइडिया था जो अभिनय के बारे में था। मैं दूसरे लेखकों को आइडिया लूँगा और उन्हें एक किताब में डाल दूँगा, एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ होगा। इसलिए मैंने पब्लिक स्पीकिंग पर ढेर सारी किताबें जुटाईं और उनके विभिन्न आइडिया को अपनी पांडुलिपि में डालने में 1 साल लगाए। पर मुझे ख्याल आया मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। दूसरे लोगों के आइडिया का हलवा मैंने जो बनाकर तैयार किया था वो इतना कृत्रिम और बेकार था कि कोई भी बिजनेसमैन इसे नहीं पढ़ता। इसलिए मैंने 1 साल की मेहनत को कूड़ेदान में डाला और फिर से शुरुआत की। इस बार मैंने खुद से कहा, तुम्हें डेल कार्नेगी होना है, उसकी सारी कमियों और कमजोरियों के साथ। तुम कभी कोई और नहीं बन सकते। इसलिए मैंने दूसरे लोगों का संकलन बनना बंद कर दिया, अपनी आस्तीनों को चढ़ाया और वो करना शुरू किया जो मुझे पहले करना चाहिए था। मैंने एक वक्ता और स्पीकिंग के शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों, आकलन, विश्वास पर पब्लिक स्पीकिंग पर एक किताब लिखनी शुरू कर दी। मैंने वो पाठ सीखा जो सर वॉल्टर रालेख ने सीखा था। मैं उस सर वॉल्टर की बात नहीं कर रहा जिन्होंने क्वीन के कदमों के नीचे कीचड़ में अपना कोट फेंक दिया था। मैं जिस सर वॉल्टर रालेख की बात कर रहा हूँ वह सन 1904 में ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। मैं शेक्सपियर जैसी किताब नहीं लिख सकता, उन्होंने कहा, पर मैं अपने जैसी किताब लिख सकता हूँ। अपने जैसा बने, उस सलाह को माने जो इरविंग बर्लिन ने स्वर्गीय जॉर्ज गरस्विन को दी थी। जब बर्लिन और गरस्विन पहली बार मिले तब बर्लिन प्रसिद्ध थे और गरस्विन टिन पैन एली में प्रति सप्ताह $35 कमाने वाले एक संघर्षरत युवा संगीतकार थे। गरस्विन की काबिलियत से प्रभावित होकर बर्लिन ने उन्हें उनकी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा
पैसे पर म्यूजिकल सेक्रेटरी का जॉब ऑफर किया, पर इस जॉब को मत लेना, बर्लिंग ने सलाह दी। अगर ऐसा करते हो तो तुम दूसरे दर्जे के बर्लिंग बन जाओगे, लेकिन अपने जैसा बनने लगे रहो तो किसी दिन पहले दर्जे के गरस्विन बन जाओगे। गरस्विन ने इस चेतावनी पर ध्यान दिया, धीरे धीरे अपने आप को उस समय के एक सबसे ज़्यादा सफल संगीतकारों में शामिल कर लिया। चार्ली चैपलिन, विल रोजर्स, मेरी मार्गरेट मैकब्राइड, जीन ऑटरी और लाखों ऐसे लोगों को वो पाठ सीखना पड़ा जो मैं यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ। उन्हें भी मेरी तरह कठिन तरीके से चलना पड़ा। जब चार्ली चैपलिन ने फिल्में बनानी शुरू की तो डायरेक्टर ने चैपलिन को उस समय के एक मशहूर जर्मन कॉमेडियन की नकल करने को कहा। चार्ली चैपलिन को तब तक सफलता नहीं मिली जब तक उन्होंने खुद की तरह अभिनय नहीं शुरू किया। बॉब होप का भी ऐसा ही अनुभव था। वो सालों तक सिंगिंग एंड एक्ट करते रहे और कहीं नहीं पहुंचे जब तक उन्होंने जोक मारना, खुद जैसा होना नहीं शुरू किया। विल रॉजर्स ने वॉडेविले में सालों तक बिना एक शब्द कहे रस्सी को घुमाते रहे। वो तब तक सफल नहीं हुए जब तक उन्होंने ह्यूमर का अपना अनोखा तोहफा नहीं खोज रखा और रस्सी घुमाते समय बोलने नहीं लगे। जब मेरी मार्गरेट मैकब्राइड पहली बार रेडियो पर आईं, उन्होंने एक आयरिश कॉमेडियन बनने की कोशिश की और असफल रही। जब उन्होंने वह बनने की कोशिश की जो वह थी, मिसूरी के एक ग्रामीण लड़की, वह न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी लोकप्रिय रेडियो स्टार बन गई। जब जीन ऑटरी ने टेक्सास उच्चारण से छुटकारा पाने की कोशिश की और शहर के लड़कों की तरह कपड़े पहनने और दावा किया कि वह न्यूयॉर्क से है, लोग उन पर पीठ पीछे हंसते रहे। लेकिन जब वह बेंजो बजाने लगे और काउबॉय बैलेड गाने लगे, जीन ऑटरी ने ऐसा करियर बनाया जो फिल्म और रेडियो दोनों पर दुनिया का सबसे लोकप्रिय काउबॉय था। आप इस दुनिया में कुछ नए हैं, इसकी खुशी मनाइए। प्रकृति ने आपको जो दिया है उसका भरपूर लाभ उठाइए। अंतिम व्याख्या में सारी कलाएं आत्मकथात्मक होती हैं। आप वही गा सकते हैं जो आप हैं। आप वही पेंट कर सकते हैं जो आप हैं। आप अपने अनुभव, अपना वातावरण, अपनी आनुवंशिकता हैं। भले या बुरे के लिए आपको अपना बगीचा खुद बनाना होगा। भले या बुरे के लिए जिंदगी के संगीत में आपको अपना वाद्य यंत्र खुद बजाना होगा। जैसा कि इमर्सन ने आत्मविश्वास पर अपने निबंध में कहा, हर इंसान की शिक्षा में एक समय आता है जब वो यह समझता है कि ईर्ष्या अज्ञानता है, नकल आत्महत्या है। उसे भले या बुरे के लिए अपने जैसा बनना चाहिए। और हालांकि यह दुनिया अच्छाई से भरी है, उसके हिस्से की फसल तभी आएगी जब वो अपनी जमीन पर खुद हल चलाएगा। उसके अंदर की शक्ति प्रकृति में नहीं है और उसके अलावा कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, और वो तब तक नहीं जान पाता जब तक कोशिश नहीं करता। इस बात को इस तरह इमर्सन ने कहा, लेकिन यहाँ एक और तरीका है जिसे स्वर्गीय डगलस मलोच ने यही बात कही। अगर आप पहाड़ की चोटी के देवदार नहीं हो सकते तो घाटी की घास फूस ही बनिए, लेकिन नदी किनारे की सर्वश्रेष्ठ घास फूस बनिए। अगर पेड़ नहीं बन सकते तो झाड़ी बन जाइए। अगर झाड़ी नहीं बन सकते तो घास बन जाइए और सड़क पर किसी को आनंद दीजिए। अगर आप एक खूबसूरत मछली नहीं बन सकते तो एक साधारण मछली बनिए, लेकिन झील की सबसे जीवंत मछली बन जाइए। हम सभी कैप्टन नहीं बन सकते, हमें सिपाही बनना है। हम सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ है। यहाँ बड़े काम करने हैं और छोटे काम भी, और जो काम करना है वो पास है। अगर आप राजमार्ग नहीं बन सकते तो पगडंडी बन जाइए। अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो सितारा बन जाइए।
अपने आकार से आप जीतते या हारते नहीं हैं। आप जो भी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बन जाइए। शांति और आज़ादी लाने वाली मानसिक अवस्था का विकास करने के लिए याद रखें, दूसरों की नकल ना उतारें, खुद को पाएं और खुद जैसा बनें। थैंक यू गाइस। अगर आपको इस बुक का क्रक्स पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।